गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक इंटीग्रल फॉर्म है और डियर स्टूडेंट्स ये एनालॉगस है बिल्कुल बायो-सेवर्ट्स लॉ का। कैसे है ये बात मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था F इक्वल्स टू स्मॉल k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म्स में लेकर के आए थे, तो हमने पढ़ा था स्मॉल k Q1 ओवर R स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, बिहेवियरल कॉन्सेप्ट था। जब हमने मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश की डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास गॉस थ्योरम आ गया और गॉस थ्योरम में हम लोगों ने इस चीज को लिखा था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q1 ले लेते हैं बिकॉज ऑफ हम लोग यहाँ पे भी Q1 ले रखा है। एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया क्योंकि चारों तरफ इसके हमने वैक्यूम कंसीडर किया। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने कूलम्स फोर्स को और गॉस थ्योरम की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैं इसे कह सकता हूं ये नॉर्मल अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट है और ये मेरा कैलकुलस कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने जो अभी तक बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू, या मैं dB लिख देता हूं, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL sin थीटा ओवर R स्क्वायर। अब इसके एनालॉगस हमारे पास आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? ये कहता है जी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ PDL इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं कंपेयर करूं गॉस थ्योरम से, तो यहां काफी कुछ सिमिलरिटी मेरे को मिलती है। यहां मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ओवर क्लोज सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां मैं मैग्नेटिक फील्ड को ओवर ए लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ करंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें आपस में एनालॉगस हैं और ये जो बायो-सेवर्ट्स लॉ है और जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये दोनों आपस में एनालॉगस हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ एक एनालॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, चीजों को कोरिलेट करने के लिए दोनों का पर्पस क्या है। अब अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं तो ऐसे कह सकते हैं कि देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बताता है, चार्ज के बारे में बताता है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बारे में बताता है। ये यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन तो दोनों में है, लेकिन ये यहाँ पे सरफेस एरिया के बारे में बात करता है और ये यहाँ वन डायमेंशनल लाइन इंटीग्रेशन के बारे में बात करता है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, क्या एक्सप्लेन करेगा, कैसे से हम निकालेंगे, ये भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी है कि जो एनालॉगस थिंग्स हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और गॉस थ्योरम के बीच में है, कूलम्स फोर्स और गॉस थ्योरम के बीच में है, बिल्कुल वही यहां हमारी बायो-सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ के बीच में है। डियर स्टूडेंट्स अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा अपने कंटेंट को लेकर के। कंटेंट तो ये भी है लेकिन ये जनरल बातें थी। अब आगे की बात अगर मैं करूं तो बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वही सारी चीज यहां लेकर के है। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर बेसिस है। देखिए जैसे ये मैंने ऊपर यहां एक्सप्लेन कर रखा है आपको, जो अभी पीछे एक्सप्लेनेशन देके आया उस चीज को लिख रखा है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, यहां से शुरुआत हमने की है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स हमने तब कंसीडर किया है जब वैक्यूम यहां पे कंसीडरेशन में लेगा, टाइम्स द टोटल करंट I, that is I।
फीडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट। मैं समझता हूं आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं इसको एलोबरेट करूंगा तो सबको समझ में आएगा। मैं यहां ये कहता हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक करंट कैरी कंडक्टर है, इसके अंदर से फ्लो हो रही है करंट आई, और इसके चारों तरफ क्या है, वैक्यूम है, हर तरफ क्या है, वैक्यूम है। तो बच्चों इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को इस लाइन इंटीग्रेशन के अंदर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। जितना मैंने ये सर्कमफ्रेंस लिया हुआ है, एरिया नहीं, ध्यान रहे सर्कमफ्रेंस लिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस के अंदर जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसकी वजह से होगा, इस करंट की वजह से होगा, उसको मैं इंटरलिंक करना चाह रहा हूं। यानी बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को आपस में इंटरलिंक करना चाह रहा हूं। तो ये मैंने अभी लिखा था क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट आई। देखो बच्चों, बी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने लिया हुआ है, म्यू नॉट इसलिए लिया है क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या है, वैक्यूम है। आई इसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट है, इसके अंदर से ये जो एम्पियरियन लूप हम लोगों ने लिया है, जैसे गॉसियन थ्योरम हम वहां ले रहे थे, वैसे ही यहां एम्पियर में लिया तो एम्पियरियन लूप इसको कहेंगे। एम्पियरियन लूप के अंदर से फ्लो होने वाली करंट है। आपको जरूरी नहीं है एक कंडक्टर हो, इट मे बी यहां कई सारे कंडक्टर हो, तो इन सारी करंट्स का एल्जेब्रिक सम मेरे को यहां पे प्लेस करना होगा। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब इसी चीज को क्या किया हुआ है, यहां पे डिफाइन किया हुआ है, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मैंने यहां पे कहा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन यानी मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ की बात हम लोग कर रहे हैं, अराउंड एनी क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट जिसमें से करंट फ्लो होती हो। यहां क्लोज सर्किट का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि करंट फ्लो होनी चाहिए। अगर ओपन सर्किट होगा तो आप सब जानते हैं करंट फ्लो नहीं करेगी, सेकंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ रखा है इस चीज को। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ये म्यू नॉट टाइम्स मैंने कहा, म्यू नॉट टाइम्स मैं तब कहूंगा जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा, वैक्यूम होगा। अगर वैक्यूम नहीं है, कोई दूसरा मीडियम फील्ड है, इट मे बी माइका, इट मे बी वुड, इट मे बी आयरन, तो निश्चित रूप से मैं यहां पर भी एक म्यू आर से मल्टीप्लाई करूंगा। म्यू आर बिल्कुल एनालॉगस है एप्सिलॉन आर के, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर कोई मीडियम फील्ड है तो मैं इसको म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट लिखूंगा। आगे वो कहता है टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू और पासिंग थ्रू, यानी इस लूप के अंदर से जो टोटल करंट है, टोटल करंट में भी मैं एल्जेब्रिक सम कह दूंगा, अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं है सारी करंट मेरी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, हो सकता है कुछ नीचे की तरफ भी फ्लो कर रही हो। तो मुझे यहां पे क्या लेना होगा, एल्जेब्रिक सम लेना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इस एम्पियर सर्किटल लॉ की प्रूफ की बात हम लोग करेंगे, इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, क्या करता है ये बात तो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, यहां पे और थोड़ा सा एलोबरेट मैं करना चाहूंगा आपको, बड़ी मजेदार सी बात है। उसी चीज को मैंने लिखा है यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। फिर दोबारा से एक फिगर बना देता हूं अच्छे वाली। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां से करंट सपोज आई फ्लो कर रही है, इसके चारों तरफ मैंने ये एम्पियरियन लूप ले रखा है, इस एम्पियरियन लूप के ऊपर डीएल एलिमेंट छोटा सा मैंने कंसीडरेशन में ले रखा है। अब यहां इसके अंदर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा बनेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां लिखा है। डीएल को मैं क्लोज इंटीग्रेशन करके लेके आऊंगा, सब लोग जानते हैं नो डाउट ये सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। करंट इसके अंदर से जो पास आउट हो रही है ये है, और म्यू नॉट हमने इसलिए रखा है कि यहाँ पे इस लूप के अंदर क्या है, वैक्यूम है। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वैक्यूम है। डियर स्टूडेंट्स अब यहां जरा वेक्टर और स्केलर की बात कर लेते हैं। देखिए B जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सब लोग जानते हैं, और करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये सब लोग जानते हैं। अब अगर मैं dl को वेक्टर क्वांटिटी ना लूं तो ये रिलेशन मेरा वैलिड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो dl एलिमेंट है ये मुझे कहीं ना कहीं क्या करना होगा, वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करनी होगी, और इस dl की जो डायरेक्शन है इसके टेंजेंट है। कैसी है, टेंजेंट है। तो बच्चों अब मैंने लिखा बी डी एल,
यहाँ पे बीच में डॉट का साइन लगाया है, यानी डॉट प्रोडक्ट है। मैं अगले स्टेप पे लिख सकता हूं बी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट दिस थीटा? ये थीटा है किस किस के बीच में? नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट दोनों के बीच में है। तो देखो बच्चों, 99.9% केसेस में ये थीटा आप लोगों को 0 डिग्री मिलेगा। कैसे मिलेगा वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। सबसे पहले रसगुल्ला खाते हैं, राइट हैंड पता लग जाता है, फिर हाथ साफ करते हैं, देन आफ्टर इसे लगाते हैं। थंब हम लोग करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे हम ये गट्टे रखते हैं। याद कर लीजिए, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। गेटिंग द थिंग और नॉट डियर स्टूडेंट्स? तो इनवर्ड ये हो गया, और जो लूप है वो लूप भी कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स कैसे है, उसी डायरेक्शन में है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका एम्पियरियन लूप है, ये करंट है, और जरा देखिए टेंजेंट टू लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में है तो आपको ये एंगल हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है। लेकिन हनुमान जी की पूजा की तरह से आप लोगों को पहला स्टेप ये लिखना ही होगा जिसमें cos थीटा आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगले स्टेप में आप लोग थीटा को 0 प्लेस कर देंगे और यही चीज आ जाएगी आप लोगों की बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। कोई बच्चा और थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहता है तो म्यू नॉट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट या टोटल फ्लोइंग करंट्स। म्यू नॉट तब तक है जब तक कि यहाँ पे क्या है बच्चों? वैक्यूम है। अगर कोई मीडियम है जस्ट लाइक आयरन है तो आयरन के लिए जो म्यू आर होता है वो 5000 होता है। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू आर से या 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लोइंग करंट, ये बात एम्पियर ने बताई। अब इसके प्रूफ की बात करें डियर स्टूडेंट्स, आधा प्रूफ तो हमने कर ही दिया, थोड़ा सा बचता है, एक सेंटेंस और बचता है, वो हम प्रूफ के नाम से ही पढ़ लेते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है प्रूफ को ये बात भी समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए द सेम थिंग इज देयर। मैं समझता हूं अब इस फिगर की बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं बचती, बिकॉज ऑफ मैंने तो यहां आपको 3 डायमेंशनल फिगर ही बना के दिखा दी। ये लूप कंसीडरेशन में किया लिया था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था जिसमें ऊपर की तरफ करंट थी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे और जूम कर देते हैं, ठीक है? इसको फिगर को इस तरीके से घुमा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब जरा देखिए, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल इसमें लगाता हूं तो थंब रूल लगाते ही मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंटियल मिल रहा है, तो एंगल 0 हो गया। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की। यहां पे भी वही है, ये प्लेन दिखाया हुआ है। अगर मेरा वर्टिकल अपवर्ड करंट है तो उसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में मैं बात करना चाहूंगा इस शीट की, जो यहाँ शेडेड पोर्शन से दिखा रखी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। देखिए 2 मिनट का प्रूफ बचा ही नहीं, कुछ सारी चीजें तो हम पहले ही समझ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म लिखी, फिर इसको कॉस के टर्म्स में लिखा, फिर हम लोग वहीं आ गए। अब यहाँ पे ये डीएल के ऊपर एरो लगाना जरूरी नहीं है, इवन दैट यहाँ क्लोज इंडिकेशन आपको लगा ही देना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। अब हमने कुछ नहीं किया, इस स्टेप पे आकर क्या किया है, इस स्टेप पे बड़ा सिंपल सा हम लोगों ने एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को प्लेस किया है। ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट्स लॉ से ही हम लोग लेके आए हैं। क्या था? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई ओवर आर। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 हमारा तब आया था जब हम लोगों ने इनफाइनाइट कंडक्टर लिया था। अगर आपको याद हो, यहां से ऊपर नीचे दोनों तरफ ये अल्फा और बीटा जो एंगल्स दिए थे या फाई 1 फाई 2 जो एंगल्स दिए थे, ये दोनों ही 90 थे। तो ये इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लोगों ने बी का कांसेप्ट लिया था। तो लगा देते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई ओवर आर। ये तो हो गया बी। अब क्लोज इंटीग्रेशन डीएल, ये क्या है? 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू
निकल के आएगा क्या, देखिए r से r कैंसिल आउट, 2 पाई से ये 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या निकल के आया बच्चों, म्यू नॉट I निकल के आया। हेडिंग ज्यादा लंबा था, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, प्रूफ हमारा एक लाइन का था, बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हमने वैल्यू डाली है और जो कट्टा पिट्टा है उसको काट पीट करके हम लोगों ने सीधे सीधे प्लेस कर दिया, दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ। चलो बच्चों, कैसे लिखना है एग्जाम में ये तो मैंने यहाँ नोट्स में दे रखा है, समझ में आपके आ ही गया होगा, फिर दोबारा से एक बार कोशिश करेंगे, हो जाएगा। अब देखिए एम्पियर सर्किट लॉ की बात हम लोग करते हैं तो ये क्या क्या शो करता है, कैसे शो करता है, ये बात जरा हमें यहाँ पे समझनी है डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एम्पियर सर्किट लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। अभी हमने प्रूफ की बात की थी, तो देखिए प्रूफ में हमने बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज किया था, उसके बिना हम इसको कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ लिखा है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट कैन बी ड्राइव्ड ओनली फ्रॉम द बायो-सावर्ट्स लॉ, its relationship to the Biot-Savart's law is similar to the relationship between the Gauss law and Coulomb's law, जो मैंने अभी आपको ग्रीन बोर्ड पे सारी बात समझाई थी। Both Ampere circuit law and Biot-Savart's law relate magnetic field, ये किस किस को, दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक करंट को आपस में रिलेट करते हैं। अगली बात है Ampere's and Gauss law relate one physical quantity, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। देखिए एम्पियर और गॉस ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए था, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, उसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि एक मैग्नेटिक को और एक इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में है एम्पियर सर्किट लॉ होल्ड्स फॉर स्टडी करंट्स। अभी हमने यहाँ पे बात की थी करंट की, तो देखिए अगर मैं यहाँ करंट कहता हूँ इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दीज करंट्स आर कांस्टेंट करंट्स, और कांस्टेंट करंट्स को ही हम लोग यहाँ स्टडी करंट्स कहते हैं। जनरली जो डीसी करंट्स होती हैं, डायरेक्ट करंट्स होती हैं, वो हमारी कांस्टेंट करंट्स होती हैं। तो बच्चों ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये वेरिंग करंट्स के लिए नहीं है, कांस्टेंट करंट्स के लिए है, और 99% केसेस में डीसी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जो डायरेक्शनल होती हैं, वन डायरेक्शन में होती हैं। तो इस बात को यहाँ पे हमने समझाया हुआ है। आगे बात हम लोग करेंगे, although both Ampere law and Biot-Savart's law are equivalent in physical content, yet Ampere's law is more useful। देखिए Biot-Savart's law और Ampere सर्किट लॉ की मैं बात करता हूं, जब इनकी यूटिलिटी की बात करता हूं तो रेडी टू ईट है क्या, मेरा जो एम्पियर लॉ है वो रेडी टू ईट है, तो ये ज्यादा यूजफुल है, इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजों को निकाल पाएंगे। बट कीप इन माइंड दैट इज फॉर सिमेट्रिकल सिचुएशंस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल लिया था, सर्कल जिसका हमने क्लोज इंडिकेशन डाला 2 पाई r, सीधे सीधे एग्जैक्टली दैट इज द हाईली सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए ये मेरे पास ऐसे करके हैज़र्ड हो तो मेरे को एम्पियर सर्किट लॉ को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज फॉर सिमेट्रिकल सिचुएशंस। डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी के लिए, नीट के लिए कुछ अलग से पढ़ाई नहीं होती, यही कॉन्सेप्चुअल्स अगर आपके क्लियर हैं, मेरे हर सेंटेंस के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेगा, मेरे हर नोट्स की लाइन के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। अगर आप इन चीजों को सही से परस्यू करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज आपकी बचेगी। अब इसके बाद थर्ड डिग्री शुरू होती है, वो होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। जब तक हमें ये सारी बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम न्यूमेरिकल्स अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आप इन हर बातों को ध्यान से देखें। फिजिक्स पढ़ाना बड़ा आसान सा काम होता है, जिस बच्चे ने लास्ट ईयर 12th किया है, अच्छे मार्क्स लेके आया है, पकड़ अच्छी है, पढ़ा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस टेल्स क्या कि भैया किस लाइन के ऊपर क्या बनता है और किस तरह से क्वेश्चन उसका शेयर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरी एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे और हर सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। पहला एप्लीकेशन है स्ट्रेट सोलेनॉइड का। एग्जैक्टली व्हाट इज सोलेनॉइड एंड व्हाट इज द नीड ऑफ सोलेनॉइड, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यहाँ पे देना चाहूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जैक्टली व्हाई वी आर गोइंग फॉर सोलेनॉइड्स। सपोज इट्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मेरे पास में क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है, सपोज ऊपर की तरफ हो रही है। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, गोल गोल बनेगा, लेकिन
जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का कांस्टेंट हमारा आया था दैट वाज 10 टू पावर -7, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इतना कमजोर होगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं ले पाऊंगा। तो अल्टीमेटली सोलेनॉइड बनाने के पीछे मेरा जो पर्पस है वो ये है कि उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या करूं, एनहांस कर दूं, कॉन्सेंट्रेट कर दूं। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आपने शरबत बनाया, तो शरबत मीठा होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जलेबी बना के तो शरबत में नहीं डाल सकते, जलेबी को तो चाशनी के अंदर ही डालना पड़ेगा। तो बस शरबत को आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, क्या बना दिया, चाशनी बना दी। जो डिस्क्रीट मैग्नेटिक फील्ड बना था, मैं कह सकता हूं छोटा, डिस्क्रीटली मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, जो कमजोर मैग्नेटिक फील्ड बना था, इस वायर के चारों तरफ उस कमजोर मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या करना चाहता हूं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैंने सोलेनॉइड बनाई। तो डियर स्टूडेंट, सोलेनॉइड बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा, ये मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया, इसके ऊपर ग्रीन जो है वो क्या है, कवरिंग है, इंसुलेशन है, तो एक इंसुलेटेड करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने कंसीडर किया और इसको लेकर के एक स्पाइरल फॉर्म दे दी। जस्ट लाइक मैंने इसको ऐसे लिया और ये जो है इसको स्पाइरल फॉर्म दे दी। डियर स्टूडेंट्स, ये बन गया मेरा सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड से क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा एक ज्यादा लंबे लेंथ में, लंबी वायर के अक्रॉस फैला हुआ था, वो अब कॉन्सेंट्रेट होकर के कहां आ गया, छोटे से उसमें आ गया और ये बन गई आपकी सोलेनॉइड। तो एग्जैक्टली इट्स अ सोलेनॉइड। इसी की फोटो बनी है आपके पीछे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? ये मैंने एक छोटा सा सैंपल सोलेनॉइड का बना के दिखाया है। अब इस सोलेनॉइड की भी मैं बात करना चाहूंगा, अभी मैथमेटिकली प्रूफ हम लोग लेकर के आएंगे। तो एक ऐसा सोलेनॉइड जिसका रेडियस, सामने ये देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका रेडियस कम से कम हो, क्या हो, रेडियस कम से कम हो। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए मैं इसमें काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 18 20 22, मानिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 22 है। अगर मैं इस 22 को डिवाइड कर दूं इस सोलेनॉइड की लेंथ से, मान लीजिए लेंथ है इसकी कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, तो मैं अगर 1.5 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड कर दूं तो ये कहलाएगा मेरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसकी जरूरत हम लोगों को बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो बच्चों, जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उतना ही मेरा सोलेनॉइड अच्छा होगा, आइडियल होगा। तो किसी भी आइडियल सोलेनॉइड के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, रेडियस उसका छोटे से छोटा होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरा जो सोलेनॉइड होगा वो आइडियल होगा, अच्छा होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कितना करेगा, कैसे डेरिवेशन होगा, ये सब मुझे पढ़ना है। वैसे इससे निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड का जो डेरिवेशन है वो हमारे सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया है, क्वांटिटेटिव नहीं है। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे माइन्यूट फॉर्म में। चलिए, तो आई होप सो सोलेनॉइड आपको समझ में आ गया होगा, पर्पस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो मेरे पास वायर थे, इसमें कहीं ना कहीं करंट का कॉन्सेप्ट, मान लीजिए अंदर करंट जा रहा है तो एज यूजुअल मैं क्या करता हूं, क्रॉस से शो करता हूं, और करंट बाहर निकल के आ रहा है तो मैं इसको डॉट से शो करता हूं। तो बच्चों, ये जो डायरेक्शंस हैं वो करंट की हैं। अब ये जो लाइंस आपको दे रखी हैं, एग्जैक्टली दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैं सिंगल टर्न की बात कर लूं, पहले ही टर्न की बात करूं, तो मैं जानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्लोज कंटीन्यूअस कर्व बनाती हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ में मैं पढ़ चुका हूं, एप्लीकेशन मैंने पढ़ लिया है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। अब ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारी कॉइल्स को हमने बाजू बाजू रख दिया है और उसमें से सेम करंट हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, इसका मतलब यहां कहीं साउथ पोल डेवलप हो रहा है, और यहां बाहर निकल रही है तो ये नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है। आउटसाइड द सोलेनॉइड, जो मेरा नॉर्थ पोल है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और इसमें एंटर करेंगी। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ से साउथ होती है और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है।
ये बच्चों सोलेनॉइड के केस में भी बिल्कुल वैलिड है, जिस तरह से हम लोगों ने किसी एक लूप के लिए ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करना चाहेंगे सोलेनॉइड समझने के बाद में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या डेरिवेशन होता है, ये बात हम पढ़ना चाहेंगे। जितना भी करंट की डायरेक्शन को लेकर के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लेकर के जो एक्सप्लेनेशन मुझे देनी थी, जो मैंने आपको समझाई है, वो सब यहाँ नोट्स की फॉर्म में लिखी हुई है। आपको रिवाइज करने के लिए ये मैं समझता हूं काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। इसके बाद एम्पियर्स राइट हैंड रूल, देखो बच्चों फिर रिपीटेशन है एक तरीके से। राइट हैंड रूल की बात हमने की, तो राइट हैंड कर्ल रूल में इसको कह सकता हूं, पाम रूल में कह सकता हूं, ठीक है। तो ये राइट हैंड कर्ल रूल कह देता हूं मैं, CURL, कर्ल रूल या पाम रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, कर्ल या पाम, तो देखो बच्चों यहां बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर सा है कि ये सोलेनॉइड है। अगर मैं कर्वेचर ऑफ फिंगर को करंट की डायरेक्शन देता हूं, अंदर जा रही है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, यानी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां नॉर्थ पोल बनेगा और यहां कहीं साउथ पोल बनेगा। तो ये हमारा राइट हैंड कर्ल रूल है या पाम रूल है। तो ये मेरे को समझ लेना चाहिए। दोनों राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल दोनों मैं बस एक तरीके से उल्टा सीधा है। तो देखिए वहां हमने राइट हैंड थंब क्लियर लिखा था, राइट हैंड थंब क्लियर लिखा था, यहां हमने थंब कहीं यूज नहीं किया है। तो कोई बच्चा ये मत करना कि सबने तो नोट्स में कर्ल नहीं लिखा और यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। बच्चे यहाँ पे लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है कर्ल या पाम, ठीक है ना। अंडरस्टूड है कि एम्पियर्स राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अलग था, उसका उल्टा है राइट हैंड रूल या राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड पाम रूल, तीनों एक ही नाम है। तो चलिए बच्चों, अब देखिए सोलेनॉइड में अगर मैं डायरेक्शन राइट हैंड रूल से नहीं निकालना चाहता, दूसरा रूल यूज करना चाहता हूं, तो जिसको मैंने कहा था एंड रूल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। एंड रूल में क्या था कि ये सोलेनॉइड है, मैं यहां इसके सामने खड़े होकर देखता हूं, अगर मुझे यहां पे करंट मिलती है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, आपको क्लॉकवाइज दिख रही होगी, ठीक है। तो आपकी तरफ से अलग पोलरिटी होगी, मेरी तरफ से अलग पोलरिटी होगी। मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। एंटी को मैंने बताया था कि मैं इसको एंटी को ऐसे लिखता हूं, एंटी, ठीक है। तो नॉर्थ पोल मेरा इधर डेवलप होगा। ऑब्वियस है जिधर से मुझे ये क्लॉकवाइज दिखेगी, अब मैं इधर से देखता हूं तो ये क्लॉकवाइज दिखती है, क्लॉकवाइज दिखती है, तो यहां पे क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था, दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल या फिर एंड रूल। मैं किसी से भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट फॉर सोलेनॉइड। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, स्ट्रेट सोलेनॉइड। यहां मैंने क्लियरली मेंशन किया है, नो नीड ऑफ प्रूफ, ओनली क्वालिटेटिव आइडिया इन सिलेबस। बच्चों फिर भी मैं एक ब्रीफिंग आपको देना चाहूंगा इसी फिगर के ऊपर। देखिए करना क्या है, ये इसी सोलेनॉइड को यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है मेरे ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन की बात मैं करता हूं, तो देखिए ऊपर यहाँ पे डॉट दिखा रखे हैं, ये सारे मीनिंगलेस नहीं है, डिजाइन नहीं है, ये क्या है, डॉट्स है। डॉट्स है, इसका मतलब जो करंट है वो मेरी कैसे दिख रही है, यहां से बाहर आ रही है, और यहां डॉट है, इसका मतलब अंदर जा रही है, यहां से अंदर जा रही है। तो मैं यहां खड़ा होऊंगा, तो यहां से बाहर जाने का मतलब मेरे को ये कहीं ना कहीं क्या होगा, साउथ पोल बनेगा, यहां कहीं साउथ पोल बनेगा, ऑब्वियसली यहां कहीं नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस तरह से इनसाइड सोलेनॉइड, अगेन ध्यान रहे, इनसाइड सोलेनॉइड साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हमने शो कर रखी है। अगर मैं आउटसाइड बात करूंगा तो ये क्लोज कंटीन्यूअस कर्व होंगे और ऐसे आकर के यहां पे ज्वाइन हो जाएंगे, नॉर्थ से बाहर निकलेंगे और साउथ में एंटर करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं एम्पियर सेकेंड लॉ लगाना चाहूंगा, तो मैं क्या करता हूं, सिंपल सा यहां पे लिखता हूं BDL
इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये मानते हुए कि इसके अंदर बाहर सब तरफ क्या है, वैक्यूम है। अगर कोई भी इसमें सॉफ्ट आयरन कोर या कुछ भी हम लोग इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नया काम नहीं करना हमें। चलिए, जहां तक cos थीटा की बात थी तो चलिए मैं लिख देता हूं इसको ऐसे ऐसे करके, चलो cos थीटा लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो dl है बच्चों, इस dl को मैं एक रेक्टेंगल की फॉर्म में यहां पे लेता हूं। ये रेक्टेंगल फॉर्म ले लिया। अब dl को, ये जो क्लोज इंटीग्रेशन dl है, जब मैं इसको क्या करूंगा, तोड़ूंगा, पार्ट में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या, इंटीग्रेशन a से b dl प्लस इंटीग्रेशन b से c dl, फिर लिखूंगा प्लस इंटीग्रेशन c से d dl, और फिर लिखूंगा मैं d से a प्लस का इंटीग्रेशन व्हाट, d से a b dl। ये सब पे आपने चिड़िया उड़ानी ही है, सब में एंगल का कॉन्सेप्ट देना ही होगा। दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। आई होप सो। देखिए प्रूफ ही कर रहा हूं मैं एक तरीके से, मैंने लिख रखा है कि प्रूफ जरूरी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने के लिए मुझे प्रूफ जो है एक अपने उसमें डाल लेना चाहिए। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जरूरी है। चलिए अब जरा बच्चों देखो, a से b तक की बात करूं तो मैं खत्म करूंगा। मान लीजिए लेंथ l है, तो मैं इसको तो लिख सकता हूं क्या, b इंटू एल प्लस। अब इसकी बात करता हूं, देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट दोनों में 90 डिग्री का एंगल, अल्टीमेटली ये मेरा 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 0 प्लस ये BDL C से D। देखो C से D मैं कहां निकाल रहा था, अंदर निकाल रहा था मैग्नेटिक फील्ड, ये तो बाहर चला गया, तो मुझे कंसीडर नहीं करना, दैट इज अगेन 0। अब मैं इसकी बात करना चाहूंगा बच्चों, तो यहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल हो गया कितना, 270। कितना हो गया बच्चों, 270, और cos 270 की वैल्यू अगेन क्या होती है, 0 होती है। तो देखो पहला टर्म BL, दूसरा टर्म 0, तीसरा टर्म 0, चौथा टर्म 0, बराबर किसके, म्यू नॉट। यहां तक तो ठीक है। अब ये करंट I, ये बेसिकली बच्चों इफेक्टिव करंट है। एक करंट, ये जो I थी, ये मेरी एक टर्न से फ्लो हो रही थी, एक नंबर ऑफ टर्न से फ्लो हो रही थी। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए कैपिटल N है, तो ये जो करंट है ये मेरी N इंटू I हो जाएगी। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? एक टर्न से फ्लो हो रही थी I करंट, यहां पे मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो N I हो जाएगी। इस तरह से मैं लिख सकता हूं BL इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N I। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा चेंज और मैं करना चाहूंगा, क्या इस कैपिटल N को मैं पहले भी समझा चुका हूं, कैपिटल N था मेरा स्मॉल n इनटू लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था। अब कुछ बच्चे क्लास में थोड़ा लेट आते हैं, फिर कहते हैं सर ये कहां से आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया समझ में आएगा तब जब सारी क्लासेस को कंटिन्यूएशन में लोगे, कोई भी चीज स्किप नहीं करोगे, क्लास में मेरे आने से 2 मिनट पहले बैठ जाओगे तो समझ में आएगा। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है कि कभी भी आया हो, कुछ भी आया हो, घुस गया और पढ़ लिया और हो गया ना। फिजिक्स पढ़नी है तो एक फ्रेम में चलना पड़ेगा, फिर इसकी डिफाइन कोई सही से पढ़ना होगा। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। तो मैं इसको प्लेस कर सकता हूं म्यू नॉट स्मॉल n L I। तो बच्चों देखो ये L से L कैंसिल आउट हो गया और बड़ा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल n और ये I। तो म्यू नॉट Ni मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए I क्या है, एक टर्न से फ्लो होने वाली करंट है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट क्या है, यहां जो वैक्यूम है उसके लिए कंसीडर किया है। अब मान लो मैं इसमें सॉफ्ट आयरन कोर डाल देता हूं, सबसे अच्छी चीज सॉफ्ट आयरन कोर ही है, जिसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 5000 है। तो ये मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर डालते ही म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई मिल जाता है। तो 5000 गुना मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकती है अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर क्या कर दो बच्चों, डाल दो सॉफ्ट आयरन कोर।
तो ये कॉन्सेप्ट है। तो एक सिंगल वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन रहा था उसी को हम लोगों ने क्या किया, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया और उसके अंदर भी सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी। सॉफ्ट आयरन कोर कैसे डालते हैं समझ लीजिए। ये सोलेनॉइड है आपके सामने, ये सोलेनॉइड है। ये मान लीजिए सॉफ्ट आयरन की कोर है। देखिए आयरन, स्टील, स्टेनलेस स्टील, सॉफ्ट आयरन। अब ये सारे टर्म जो है केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, आपको नहीं आती तो फिजिक्स में तो रटते रहना बच्चे। आपको हर चीज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, स्टील क्या होती है, स्टेनलेस स्टील क्या होती है। चलिए, तो ये मान लीजिए सॉफ्ट आयरन कोर है। अगर मैं इसके अंदर इसको ऐसे इंसर्ट कर दूं पूरे हिस्से के अंदर, तो नो डाउट इसका जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चों 5000 गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए मैंने सोलेनॉइड बना तो लिया, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोलेनॉइड का अभी हम टॉरॉइड भी पढ़ने वाले हैं। ये है एमआरआई मशीन में। एमआरआई तो सब जानते होंगे। अब तो छोटी छोटी सी अगर चीजें हमें होती हैं, ब्रेन में कोई दिक्कत है, स्पाइन बोर्ड में कोई दिक्कत है, तो एक्सरे के बाद सब लिखते हैं जी एमआरआई करो, एमआरआई के बाद में लिखते हैं जी सीटी स्कैन करो। तो कुछ नहीं है, फिजिक्स के छोटे छोटे से एप्लीकेशन है। ये सोलेनॉइड ही है, इसके अंदर आदमी को लिटा देते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, सब जानते हैं, हीमोग्लोबिन में आयरन है, ये भी सब जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का हीमोग्लोबिन के ऊपर जैसे जैसे इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को हम लोग एक फिल्म के ऊपर उतार लेते हैं बच्चों। हो गया जी एमआरआई। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एमआरआई मशीन जहां लगी होती है, हॉस्पिटल्स में आप लोग जाते हो, लैब्स में आप जाते हो, तो वहां क्लियरली इंस्ट्रक्शन होता है कि आपके पास कोई भी मेटलिक बॉडी नहीं होगी। वो सॉफ्ट आयरन ही नहीं कहते जी, वो कहते हैं मेटलिक बॉडी नहीं होगी। तो आपकी बेल्ट, पर्स, चेन सब कुछ बाहर निकलवा लेते हैं। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज ऑफ देयर इज अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट। तो ये था मेरा सोलेनॉइड का केस। ये था छोटा छोटा डेरिवेशन। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। एनसीईआरटी आप करोगे सब कुछ मिलेगा। पिछले 50 साल से एनसीईआरटी में वही क्वेश्चंस हैं। सिलेबस, अब देखिए लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे बड़े खुश हैं, पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं, सिलेबस कम होगा जी, सीबीएसई ने कह दिया है। अरे भैया कुछ सिलेबस कम नहीं होने वाला, वो कितना भी कम कर लेंगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। तो मजे मत लो, ड्यू टाइम सारी चीजें खत्म कर लो, पढ़ लो, फायदे में रहोगे। वरना तो फिर वरना है, आप समझ सकते हो क्या है। तो न्यूमेरिकल्स करते समय इस डेरिवेशन की आपकी जरूरत होगी, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी बातें यहाँ समझा रखी हैं बच्चों, कैसे करना था। डेरिवेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, समझा दिया आपको। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात थी, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने 0 लिया हुआ है, ये बात यहाँ पे लिख रखी है। फिर इसके बाद में पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, एन है टोटल नंबर ऑफ लेंथ है, टोटल करंट की बात है, सारी बातें जो भी कुछ था वो मैंने समझा दी। अब एक बात रह गई, वो मैं यहाँ समझा देता हूँ इस डायग्राम को कंसीडर करते हुए। डियर स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड के किसी भी एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा मेरा 1/2 म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और मैं आउटर पार्ट की बात कर रहा हूं। आउटर पार्ट का मतलब इसके एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दूसरी तरफ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट लेते हुए कि एक तरफ है एक तरफ नहीं है, मैंने इसको हाफ कर दिया। ऐसे ही यहां से आगे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, पीछे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये जो लास्ट वाला नंबर ऑफ टर्न होगा, लास्ट वाला टर्न होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई स्मॉल एन 1/2। अब दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, जितने भी अंदर के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर किसी टर्न के अंदर मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये डायग्राम की हेल्प से दिखा रखा है, सेंटर पे दिखाई रखा है। फिर इसके बाद एंड ऑफ द सोलेनॉइड, एंड ऑफ द सोलेनॉइड जस्ट हाफ हो जाता है, ये बात हमने यहां पे लिख रखी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉरॉइड। देखो बच्चों, आपने अगर कभी अपने टीवी का, रेडियो का, एफएम सेट का स्पीकर देखा हो निकाल के, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका साइंस का एप्टीट्यूड होना, जरूर कोई ना कोई स्पीकर तोड़ के देखा होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो फिजिक्स तो आपके चारों तरफ ही है। तो उसमें बच्चों आप लोगों को सर्कुलर मैग्नेट मिलता है। क्या मिलता है डियर स्टूडेंट्स? सर्कुलर मैग्नेट मिलता है। तो अगर मुझे सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इसी सोलेनॉइड को थोड़ा लंबा बनाता हूं। आइडियल सोलेनॉइड है, ऐसे खींचेंगे नहीं आप, लेकिन
मेरे पास लंबा सोलेनॉइड नहीं था, इसलिए मैंने इसको लंबा ऐसे बना दिया। अब इस सोलेनॉइड को आपने घुमाया और घुमा करके एक सर्कुलर फॉर्म दे दी लाइक दैट। तो देखिए अब ये सोलेनॉइड भी है और सर्कुलर फॉर्म भी में आ गया, तो दैट इज एग्जैक्टली टॉरॉइड। तो ये बच्चों टॉरॉइड होती है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सर्कुलर होंगी, कहीं से ना शुरू होंगी ना कहीं खत्म होंगी, ना कहीं नॉर्थ होगा ना कहीं साउथ होगा, या तो क्लॉकवाइज होंगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, डिपेंड्स ऑन इसके अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो दैट इज टॉरॉइड। तो बच्चे टॉरॉइड जो होता है उसको हम लोग सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमें कहीं अगर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है तो हम बना पाए। ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूं, अभी एमआरआई की बात कर रहे थे, सीटी स्कैन की बात कर रहे थे, तो वहां भी हम लोग नॉर्मली टॉरॉइड ही यूज करते हैं। एक बड़ा फेमस सा डिवाइस है, एनसीईआरटी में आपको एक लाइन के सेंटेंस में लिखा हुआ है, दैट इज टोकामैक। तो टोकामैक जो होता है वो हाई प्लाज्मा डेंसिटी के कंफाइनमेंट में काम आता है। अब ये हाई प्लाज्मा क्या होता है, फिर उसकी कंफाइनमेंट क्या होती है, बड़े लंबे लंबे टर्म्स हैं, बहुत टाइम लगता है नो डाउट, आप गूगल सर्च करना जब भी खाली बैठे हो। तो बच्चों हाई प्लाज्मा डेंसिटी के कंफाइनमेंट में हमें सर्कुलर मैग्नेट्स की जरूरत होती है, और वो सर्कुलर मैग्नेट्स हम लोग टॉरॉइड की हेल्प से बनाते हैं। तो टॉरॉइड का एक अच्छा एप्लीकेशन है टोकामैक। तो टोकामैक की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हाई प्लाज्मा डेंसिटी का कंफाइनमेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारी ऐसे थी, स्ट्रेट घूम घूम के आ रही थी, उनको हमने क्या बना दिया, सर्कुलर बना दिया, दैट इज टॉरॉइड। तो देखो बच्चों टॉरॉइड और सोलेनॉइड की डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ पहले लेंथ मेरा ये था, एल के टर्म्स में कैपिटल एल मैंने यहां पे लिया हुआ था, ठीक है, सब कुछ वही है। अब उस कैपिटल एल को इस टॉरॉइड का सर्कमफरेंस बना दिया है, बस इतनी सी बात है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो वहां पे मैं कैपिटल एल यूज कर रहा था, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड यूज कर रहा था, वही अब मेरे को कैपिटल एल की जगह पे 2 पाई कैपिटल आर लेना है। स्मॉल आर तो मैं इसका रेडियस ले चुका हूं, सामने वाला स्मॉल आर तो रेडियस ले चुका हूं। तो अब ये जो टॉरॉइड है, इस टॉरॉइड का जो रेडियस है वो मेरे को कैपिटल आर लेना है। और बच्चों डेरिवेशन में अभी 2 मिनट पहले आपने देखा भी था कि एल से एल कैंसिल आउट हो गया था फाइनल स्टेप पे जाकर के, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो अगेन कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं, फॉर्मूला तो मेरा वही रहेगा, बस अंतर इतना आएगा कि सोलेनॉइड के केस में आउटर एंड पे मेरे को 1/2 म्यू नॉट एनआई मिल रहा था, यहां आउटर एंड होगा ही नहीं, यहां तो एंड जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो ये वाला जो टर्म है इसमें मेरे को कहीं भी नहीं मिलेगा। एक बात और बच्चे, ये इसका सेंटर, ये इसकी इनर रेडियस और ये इसकी आउटर रेडियस। तो बच्चों जब मैं टॉरॉइड की रेडियस की बात करता हूं, जिसके लिए मैं 2 पाई आर वर्ड यूज कर रहा था अभी, लेंथ इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस ये आर जो है ये मेरा एवरेज है, किसका, आर आउटर प्लस आर इनर का एवरेज मेरे को कंसीडरेशन में लेना है। ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसके अंदर ही अंदर घूमेंगी ऐसे ऐसे करके, ना तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ना इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। तो किसी भी टॉरॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, टॉरॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, टॉरॉइड के अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, और इसका फॉर्मूला अगेन म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द फ्लोइंग करंट एंड म्यू नॉट इज द मीडियम इनसाइड दिस टॉरॉइड। अगर वैक्यूम है तो म्यू नॉट आप यूज करोगे, अगर आपको इसको 5000 गुना बढ़ाना है तो आप यहां पे सॉफ्ट आयरन की गोल गोल कोर डाल दोगे। तो बच्चों जब आप अपने स्पीकर का मैग्नेट बनाते हो तो इसी तरह से बनाते हो, यहीं से आप लोग टॉरॉइड की हेल्प से सर्कुलर मैग्नेट बना लेते हो। तो ये सारी बातें थी टॉरॉइड से लेकर के। अगेन डियर स्टूडेंट्स, ये टॉरॉइड की फोटो दे रखी है हम लोगों ने। आउटसाइड यहाँ पे Q पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, P पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, सिर्फ ये अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे होगी। करंट की डायरेक्शन के बेसिस पे डिपेंड करेगा। अगेन बच्चों कुछ नहीं करना, मैंने जैसे अभी कहा था L इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लेस करना है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यही सारी चीजें मैंने समझा रखी हैं, आउटसाइड 0 होगा, इनसाइड 0 होगा, अंदर म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। तो ये सब मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो भी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब बच्चों जो भी हमने पढ़ा इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो हमें काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एज यूजुअल जैसे हम हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल करते ही करते हैं, वो न्यूमेरिकल हमें देखना चाहिए, इसी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। कुछ नहीं करना, बस सिंसियरली आपने क्या करना है,
क्वेश्चन को पढ़ना है, फाइंडिंग्स लिखनी है, क्या पता करना है ये लिखना है। रिलेशन की बात करें तो बड़ा आसान सा एक ही रिलेशन तो हमने पढ़ा है, क्या B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, इसका मतलब मुझे ये समझ लेना चाहिए ये जो सोलेनॉइड है इसका जो टोटल लेंथ है बच्चों वो कैपिटल एल से मैं डिनोट करता आया हूं, ये है 0.5 मीटर। एसआई सिस्टम में मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे करना है। हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब जो इसका ये वाला सामने वाला रेडियस है स्मॉल आर, ये है 1 सेंटीमीटर, तो दैट इज 10 टू पावर -2 मीटर बच्चों, ये रेडियस आ गया। मेड अप ऑफ 500 टर्न, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसको मैंने कैपिटल एन कहा था, दैट इज 500। स्टूडेंट्स पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यहां से डायरेक्शन अभी नहीं दे रखी, करंट जो है वो कितनी है 5 एम्पियर है। स्टूडेंट्स व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड का मतलब पहले वाला ये छोड़ दो, लास्ट वाला ये लूप छोड़ दो, अब यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा, वो उसने पूछा है। फॉर्मूला मेरे पास क्लियर है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको पता है कांस्टेंट है, ये स्मॉल एन जो है ये होगा कैपिटल एन ओवर एल और दैट इज करंट आई। म्यू नॉट की वैल्यू आप डाल देंगे, बस कहानी खत्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये फॉर्मूला डाला डायरेक्टली और यहां पे मैंने ये स्मॉल एन की वैल्यू को निकाल रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। करंट की डायरेक्शन अगर वो देता तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना पड़ता है डायरेक्शन किधर है। बाकी इसमें आप टेस्ला लिखने के साथ साथ सिर्फ इतना लिख देंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोन थ्रू व्हाट सोलेनॉइड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मैं समझता हूं कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा चलो न्यूमेरिकल नहीं है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है। तो बच्चों देखो लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के केस में क्या होता है कैसे होता है ये बात मैं समझता हूं। हेडिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसका एक रफ स्केच बनाता हूं और रफ स्केच बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर, अब ये लॉन्ग भी है स्ट्रेट भी है और सिलेंड्रिकल है, इसका मतलब सीधी सी बात है इसका अपना कुछ रेडियस है। देखो बच्चों मैं ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है और ये पूरा का पूरा जो है कैसे है सॉलिड है, इसकी अपनी फाइनाइट रेडियस है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट है तो मुझे लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताना, बस मुझे ये बताना है। अब देखो बच्चों इसमें से पूरे में से करंट आई फ्लो हो रही होगी, क्या हो रही होगी, पूरे में से ही करंट आई फ्लो हो रही होगी, दैट इज आई। ठीक डीसी है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम लोग डायरेक्ट करंट के पढ़ रहे हैं, स्टेडी करंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। एसी जो है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे होती है, स्किन इफेक्ट होता है उसमें, हम लोग पढ़ेंगे जब हमें बात आएगी कहीं। बाकी यहाँ पे डीसी है तो थ्रू आउट वायर हमारी फ्लो करेगी। तो टोटल करंट जो है वो हमारी कितनी है बच्चों आई है। अब देखो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड के 3 पॉइंट्स मेरे हो सकते हैं, एक आउटसाइड द कंडक्टर यहां हो सकता है, एक एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर यहां हो सकता है, एक इनसाइड कंडक्टर मान लीजिए यहां हो सकता है। तो ये 3 चीजें मेरे को कंसीडर करनी है बच्चों। अब जरा देखिए ये रहा मेरे पास, द एम्पियर लूप इज ए सर्कल लेवल टू हैविंग रेडियस r इज ग्रेटर देन a। तो देखो a इसका रेडियस दे रखा है वायर का और r जो है वो ये दे रखा है, तो वो आउटसाइड की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है, आउटसाइड की बात कर रहा है। बहुत छोटी सी बात है, जरा समझने की बात करते हैं। मैं यहाँ पे हनुमान जी की पूजा की तरह से लिखता हूँ BDL cos थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट I। समझ गए होंगे म्यू नॉट इसके लिए क्योंकि वैक्यूम है, I टोटल करंट है जो फ्लो होने वाली है। अब B मेरे को निकालना है तो ये B बाहर आ गया, थीटा मेरा 0 होगा ही होगा जैसा मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब रह गया DL, तो बच्चों ये हो गया 2 पाई r, ये जो मेरा एम्पियरन लूप होगा ये, तो इसका रेडियस r दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। बच्चों यहां से आप देखोगे तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r, यानी B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R,
यानी जैसे जैसे आप इसके सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। ये आउटसाइड की बात है। अब अगर मैं एट सरफेस की बात करता हूं, इस दूसरे वाले पॉइंट पे एट सरफेस की बात करता हूं, तो मेरा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से रिप्लेस हो जाएगा, या ए से रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी ये ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट मेरा शुरू होता है जब मैं इस कंडक्टर के अंदर किसी भी जगह पे यहां पे लेता हूं। तो बच्चों इस डायग्राम को पहले मैं जरा ध्यान से देख लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा अंदर के लिए मुझे क्या करना है। अंदर के लिए बहुत छोटी सी बात है मुझे जो समझनी है वो ये है कि बच्चों ये अगर मेरा एम्पियरियन लूप है, अब ये वाला एम्पियर लूप होगा, ठीक है, तो करंट मुझे सिर्फ उतनी कंसीडर करनी है जो इस एम्पियर लूप से बाहर जा रही है, बाकी करंट से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो अब अगर मैं डेरिवेशन की बात करूंगा तो फॉर्मूला सब कुछ यही रहेगा, बस बात ये आएगी, मैं इस स्टेप से लिख रहा हूं v 2 पाई r की जगह पे मैं अंदर वाला इसका एम्पियर लूप का रेडियस ये वाला कंसीडर करता हूं। सपोज इसको क्या ले लेता हूं, क्या ले लेते हैं जी, आगे डेरिवेशन में कुछ भी ले रखा होगा, पता नहीं क्या ले रखा होगा, इसको मैं ले लेता हूं सपोज की ले लिया। अब ये जो पेन है उसका कलर साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको फिर क्या ब्लैक कलर ले लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखने लगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो मैंने यहां पे लिखा v 2 पाई k, गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट, ये वाला इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब म्यू नॉट भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वायर का अपना तो कुछ मेटल है, अपना मेटल है तो यहां पे वैक्यूम तो हो ही नहीं सकता अंदर, तो मुझे यहां पे म्यू नॉट इनटू म्यू आर लिख लेना चाहिए बच्चों। अब रहती है बात आई की, तो मल्टीप्लाइड बाई मेरे को लिखना चाहिए आई डैश। आई डैश क्यों लिखा, क्योंकि अब मेरा करंट सिर्फ इतने हिस्से से पास हो रहा है वही कंसीडर करना है मुझे, तो मैं अब आई नहीं ले सकता, मुझे क्या लेना होगा, यहां से फ्लो होने वाला करंट जो है वो सिर्फ आई डैश लेना होगा। तो बच्चों आई डैश मेरे को निकालना है, मैं यूनिटरी सिस्टम से निकालूंगा। कैसे, पूरे बड़े वाले एरिया से आई निकल रहा था, यूनिट एरिया से कितना निकलेगा और पर्टिकुलर एरिया से कितना निकलेगा, 12 रुपए के 12 केले, 1 रुपए का 1 केला, 7 रुपए का 7 केले, यूनिट सिस्टम से निकालना है। निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, आई डैश इक्वल्स टू सिंपल सा पाई, यहां पे के ले रखा है तो के स्क्वायर, ये एरिया हो गया इतने वाला जो मेरे को कंसीडर करना है, मल्टीप्लाइड बाई डियर स्टूडेंट्स व्हाट, आई ओवर पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स अब देखो आई ओवर पाई ए स्क्वायर मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से, कहां पे जगह कहीं दिख नहीं, चलो यहां लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं आई डैश इक्वल्स टू पाई के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई ओवर पाई ए स्क्वायर। ये है बेसिकली करंट डेंसिटी, यानी यूनिट सरफेस एरिया से, मैंने कहा ना 12 रुपए के 12 केले तो 1 रुपए का 1 केला, अब 1 रुपए का 1 केला जो है वही तो मेरी करंट डेंसिटी है आई ओवर ए, ठीक है। तो ये करंट डेंसिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जितने एरिया से मेरे को करंट चाहिए उतने से, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और ये आई डैश जो है जो फ्लो होने वाला है वो मेरे को मिल जाएगा कितना, दैट इज के स्क्वायर आई ओवर ए स्क्वायर, कितना बच्चों, ए स्क्वायर। तो अब बच्चों ये चीज मेरे को आई डैश की बस यहां पर प्लेस करनी है, तो मेरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, बिकॉज मैं अंदर हूं, आई डैश की जगह वैल्यू डालूंगा मैं, दैट इज के स्क्वायर और आई ओवर दैट इज ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं ज्यादा बड़ा लूप लूंगा तो ज्यादा मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहां, अंदर। तो सेंटर से जैसे जैसे मैं बाहर आऊंगा, सेंटर से जैसे जैसे मैं बाहर आऊंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, बढ़ता जाएगा, और ये जो सरफेस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इसके बाद फिर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, जो कम होता जाएगा वो 1/r की प्रोपोर्शनलिटी में यहां मैंने एक्सप्लेन किया था, सरफेस में मैक्सिमम होगा, ये बात मैं लिख चुका हूं, और अंदर मेरा बढ़ रहा होगा। इस चीज को ग्राफ के ऊपर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो बड़ा मजेदार सा कांसेप्ट मेरे को मिल जाएगा। जरा देखिए ये सब हटा देता हूं, लिखा हुआ सारा मैंने है ही, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम यहां मैंने लिख रखा है, अभी बना के दिखा दिया आप लोगों को,
ठीक है। इनसाइड आउटसाइड पॉइंट्स की बात मैंने बता दी, आई डैश की बात की, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर, वहां पे मैंने के लिया था, यहां इन्होंने स्मॉल आर ले रखा है, वैल्यू लगाएंगे आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये आप जरा खास तरीके से देख लीजिए ग्राफ। देखो बच्चों ये ग्राफ जो है बहुत कुछ हमें कहता है, जो बात अभी हमने समझाई थी, जो हमने डेरिवेशन में निकाला है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये मेरा लीनियरली बढ़ेगा, सरफेस पे आकर के मैक्सिमम हो जाएगा, और सरफेस के बाद 1/r की प्रोपोर्शनली बढ़ता है, तो ये इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा। तो ये बात यहां पे समझा रखी है। आई होप सो बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको तैयार करेंगे, नोट्स को बार बार पढ़ेंगे। मेरी क्लास के बाद में अगर जाके सो गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। आपको मेरी क्लास के बाद निश्चित रूप से इस क्लास को रिवाइज करना चाहिए, अपने हाथ से लिखना चाहिए। जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं उनको आपने नोट डाउन करना चाहिए, चैट बॉक्स में डाल करके मेरे से डिस्कस कर लेना चाहिए, या जब भी मेरी नई क्लास होती है, अगली क्लास होती है, तो उसमें अपने डाउट्स को पूछ लेना चाहिए। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, मजेदार बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आगे की बातें उन्हीं को समझ में आएंगी जिन्होंने आज की क्लास को प्रॉपर ले रखा है। तो आप किसी भी हाल में क्लास को मिस ना करें। थैंक यू।